जय हिंद दोस्तों आतंकियों को चुनौती देने के लिए ग्रामीणों को हथियार चलाना सिखाएगी सीआरपीएफ और फौज की कई सेवाएं आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है सरकार। वहीं सेना ने अचानक क्यों दिया 2000 ड्रोन का ऑर्डर, एक बड़ा सवाल। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में कई क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन रखने वाले दिग्गजों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने का प्लान बनाया है। ये क्रॉस स्किलिंग, टेक्निकल ट्रेड और स्टैटिक यूनिट्स में सर्विसेज की आउटसोर्सिंग का प्लान है। साथ ही डिफेंस ऑफिसर्स के मुताबिक इस प्लान को अगले 5 सालों में कई स्टेज में लागू किया जाएगा और इसका मकसद सेना की बेसिक समस्याओं को कम करना है। ग्रेड आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आर्मी वॉर कॉलेज और इन्फेंट्री स्कूल इन महू शामिल है। ग्रेड बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कई रेजिमेंटल सेंटर शामिल हैं और अब इस बात पर चर्चा की जा रही है कि क्या नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी की ट्रेनिंग एक्स सर्विसमैन को कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर सौंपा जा सकता है। वहीं इस सुधार पर काम जारी है। सेना की सभी यूनिट से प्लान डिटेल तैयार करने और इसे सबमिट करने को कहा गया है। अभी भारतीय सेना में 12,80,000 जवान हैं। वैसे ये संख्या कम है, लेकिन महामारी के कारण पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई। फिलहाल सेना में 1.25 लाख जवान की कमी है। हालांकि पिछले साल सरकार की अग्निपथ योजना के तहत 40,000 वैकेंसीज को भरने के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इससे सालाना 60,000 रिटायर वाले सैनिकों की पूर्ति करना मुश्किल होगा। और एक दूसरे ऑफिसर के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ग्रेड आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उन दिग्गजों को अपॉइंटेड करने का प्लान है जो मिलिट्री सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन रखते हैं। कैटरिंग और फैसिलिटी मैनेजमेंट को भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को आउटसोर्स करने का प्लान है और मौजूदा समय में इन कामों को सेना में वर्किंग ट्रेडमैन द्वारा किया जाता है। यानी कुल मिलाकर सरकार सेना में परमानेंट जॉब्स को कम करने की कोशिश में है। साथ ही हथियारों के ऑटोमेशन पर जोर देने से बंदूकों और टैंकों को चलाने वाले कर्मियों की आवश्यकता कम हो सकती है। इससे आर्टिलरी और आर्मर्ड कॉर्प के रेजिमेंट में मेन पावर को कम किया जा सकेगा और फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट की बढ़ती संख्या के साथ सर्विलांस का काम आसान हो जाएगा और इसमें भी मेन पावर पर निर्भरता कम होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले सीआरपीएफ के जाबाज अब ग्राम विकास कमेटी वीडीसी के तत्वाधान में ग्रामीणों को हथियार चलाना सिखाएंगे। राज्य के कई ग्रामीण इलाकों में पहले से ही लोगों के पास लाइसेंसी हथियार है और पुंछ राजौरी में बड़ा आतंकी हमला होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में इस योजना को अंजाम देने की रणनीति तैयार की गई है। सीआरपीएफ द्वारा गाँव में ही ये ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही कहाँ पर कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन तैयार किया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर के ढांगरी गांव में नए साल के पहले ही दिन बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था। उसमें 4 लोग मारे गए जबकि 6 लोग घायल हुए थे। उसके दूसरे ही दिन एक आईईडी विस्फोट में 2 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 9 लोग जख्मी हो गए थे। इसके बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस एजेंसियां और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिहाज से कई कदम उठाए थे। उन्हीं में से एक पहल वहां के ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना भी शामिल है और सरकार हथियारों के नए लाइसेंस भी जारी कर सकती है और कई नए लोगों को भी प्रशासन द्वारा बंदूकें दी जा सकती है। इस योजना को जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में लागू करने की बात कही जा रही है। वहीं भारतीय सेना ने करीब 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल फॉरवर्ड पोस्ट पर इंपॉर्टेंट सप्लाई पहुंचाने के लिए किया जाएगा। बाकी के ड्रोन सर्विलांस के काम में लगाए जाएंगे। द टेलीग्राफ ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट स्मिथ शाह के हवाले से बताया कि इसके लिए कई मैन्युफैक्चरर्स ने बोली लगाई है। इस ऑर्डर को जल्द से जल्द पूरा करना है। साथ ही भारत और चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में झड़प के बाद इनकी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। लद्दाख में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने फॉरवर्ड एरिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। ऑक्साई चीन में उसने कई हेलीपैड तैयार करने के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। डैम चौक और गलवान जैसे तनावपूर्ण क्षेत्रों में भी उसकी एक्टिविटीज लगातार तेज है। इसे देखते हुए चीन के हर कदम पर नजर रखना जरूरी हो गया है और हेलीपैडों ने चीन के लिए अपने सैनिकों को ज्यादा तेजी से फॉरवर्ड पोजीशन पर भेजना आसान कर दिया है। दोस्तों, करीब 400 ड्रोनों को लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए खरीदा जा रहा है। वहीं 1500 को अलग अलग सर्विलांस कामों की खातिर लिया जाएगा। लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन 5 किलो से 40 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं और मेन रूप से इनका काम फॉरवर्ड पोस्ट में सैनिकों को अलग अलग तरह का सप्लाई पहुंचाना होगा। ये ड्रोन 5 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक की दूरी तय करेंगे। ड्रोन ऊंचाइयों पर उड़ सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए लद्दाख में कई मेन बेसेस और फॉरवर्ड पोस्टों की ऊंचाई 12,000 फीट से 15,000 फीट है।
वहीं भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचाई पर बना बेस दौलत बेग ओल्डी 18,000 फीट पर है। वहां लैंड होने वाले एयरक्राफ्ट अपना इंजन चालू रखते हैं। वे जमीन पर सिर्फ 15 मिनट ही रह सकते हैं। वहीं एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा और डिफेंस मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया है। इस मौके पर कई देशों के राजदूतों को संबोधित करते हुए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत भेदभावपूर्ण संबंधों में विश्वास नहीं करता और मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए नहीं है। दोस्तों, मंत्रालय ने बताया कि ये एरो इंडिया का 14वां शो है। साथ ही उम्मीद है कि ये नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। इसमें बड़ी संख्या में मित्र देशों के रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टनर शामिल होंगे। दोस्तों, एयर शो में ग्लोबल लेवल की डिफेंस कंपनियां अपने डिफेंस इक्विपमेंट का प्रदर्शन करती हैं और इसमें भारतीय डिफेंस कंपनियां भी शामिल होती हैं। शो में एरोस्पेस क्षेत्र में होने वाले बदलाव व विकास को प्रदर्शित किया जाता है और ये आयोजन बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।